हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लिखना सीखेंगे लेटर टू एडिटर। एक ऐसा टॉपिक जिसमें ज़्यादातर केसेस में बच्चे परेशान हो जाते हैं। ये क्लास 10th का एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को लिखने में कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि शायद ये टॉपिक बहुत टफ है और हम इसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि आप इस वीडियो को यदि लास्ट तक देखते हैं तो आप एक बहुत अच्छा लेटर ड्राफ्ट कर पाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो पहला हम देखते हैं आ लेटर टू एडिटर, हाउ टू राइट वंडरफुली। एक लेटर कैसे हम वंडरफुल तरीके से लिख सकते हैं, एक लेटर को कितने शानदार तरीके से हम लिख सकते हैं ताकि जो मार्क्स हमको मिलने चाहिए, जो मार्क्स हमें बोर्ड दे, वो फुल ऑन फुल हो। इस लेटर को लिखने के कुछ तरीके हैं, कुछ कुछ चीजें हैं जो हमको इसमें इंक्लूड करनी चाहिए, और यदि हम उनको नहीं इंक्लूड करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम बहुत अच्छी स्कोरिंग नहीं कर पाते। तो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हाउ टू राइट अ लेटर टू द एडिटर, इंग्लिश राइटिंग स्किल। First thing that you need to do is to learn the format. If you know the format of a letter, then I just guarantee you you can write wonderfully. The format is the main thing that you need to understand. Second thing, you need to master the content. The content you are going to write, the things you are going to say, you are going to speak to the editor through your letter. So they have to be very clear, very precise, and very nice. So when you have mastered your content, I hope you will be able to write a letter very wonderfully. And if you have done both these two things, so I promise कि आपका जो स्कोर होगा, that score is going to be a better one or the best one. I promise. So फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ लेटर टू एडिटर। ये लेटर टू एडिटर है क्या, इसको कैसे समझा जाए। तो ये इट्स अ फॉर्मल लेटर। A formal letter is written to the editor of a newspaper or magazine. किसी भी न्यूज़पेपर या मैगजीन के एडिटर को हम ये लिखते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लेटर टू एडिटर होता है वो दो लोगों को लिखा जाता है। आइदर इट इज फॉर द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर और फॉर द एडिटर ऑफ अ मैगजीन। ना, इससे अलग हट करके हम अ लेटर टू एडिटर किसी को नहीं लिखेंगे। अगर आप सेंडर रिसीवर का एड्रेस वहां पर लिखते हैं तो रिसीवर के एड्रेस में आपको सिर्फ और सिर्फ एडिटर का नाम, यानी एडिटर को संबोधित करते हुए ही ये लेटर लिखना है। अब ये करता क्या है, what does this letter or what actually the subject of this letter is? तो it highlights a public issue। आप देखेंगे जो लेटर होता है, इस तरह का जो लेटर होता है, that highlights a issue that is related to public, the problem that is related to them, it highlights that issue। suppose गांव में कहीं किसी शहर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ब्रेक डाउन हो रही है, सड़कें टूट रही हैं, पॉल्यूशन ज्यादा है, या म्यूनिसिपैलिटी का ध्यान नहीं है, या स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है। तो इन सारी समस्याओं को हाईलाइट करने के लिए ये सबसे बेहतरीन माध्यम है कि हम अ लेटर टू एडिटर लिखें, ताकि बाकी जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जिन अथॉरिटीज से वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी है, वो अथॉरिटीज इस चीज को देख करके, इस तरह से लिखे गए लेटर को समझ करके उस समस्या का समाधान कर सके। इट एक्सप्रेसेस द राइटर्स व्यूज। ये क्या क्या एक्सप्रेस करता है, राइटर के व्यूज क्या हैं, उसके कंसर्न्स क्या हैं, और उसके सजेशंस क्या हैं, वो क्या सुझाव देना चाहता है, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसकी समस्या क्या है, वो सारी बातों के बारे में लिखता है। द पर्पस is to create public awareness and seek appropriate action. So there are two things. Basically, the objective, we are talking about the object of this letter writing. So there are two objects. One thing, that we create awareness among the people. Suppose लोग हॉन्किंग बहुत करते हैं, हॉर्न बहुत बजाते हैं, तो हमें लोगों को अवेयर करना है कि भाई हॉर्न बजाने से जो लोग हैं उनको परेशानी होती है, नॉइज पॉल्यूशन होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सर का दर्द होना शुरू हो जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं हाई पावर हॉर्न की वजह से। तो आप अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि प्लीज डोंट डू दिस फॉर सेक ऑफ द सेफ्टी ऑफ दीज पीपल। तो इससे क्या होगा, एक अवेयरनेस आती है। ऐसे ही हम एप्रोप्रिएट एक्शन की बात करें, सड़क में गड्ढे हैं, सड़क टूटी हुई है, तो अगर वहां पर किसी का ध्यान नहीं है तो उसको अटेंशन को उस तरफ लाने के लिए हम क्या करेंगे, विल राइट अ लेटर टू द एडिटर एंड एडिटर विल पब्लिश इट इन अ कॉलम सो दैट द एप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी टेकन बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज।
जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो एक एप्रोप्रिएट एक्शन ले लें। व्हाई डू वी राइट अ लेटर? क्यों लिखते हैं हम लेटर को? तो रेज अवेयरनेस अबाउट अ सोशल इशू, किसी भी सोशल इशू की को के बारे में अवेयरनेस के लिए हम इसको लिखते हैं। हाईलाइट सिविक प्रॉब्लम्स, जो समाज से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने के लिए लिखते हैं। एक्सप्रेस कंसर्न ओवर पब्लिक इश्यूज, किस तरह के इश्यूज जो पब्लिक इश्यूज हैं उनको उनके बारे में अपनी चिंता जाहिर करने के लिए, उन पर अपना संदर्भ जताने के लिए। सजेस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, और ऐसा भी होता है कई बार कि हम ऐसे लेटर लिखते समय कोई ऐसा समाधान दे देते हैं जो सबके लिए बहुत बेहतरीन होता है। तो कई बार हम उस समस्या के साथ में वो समाधान देने के लिए भी ऐसा काम कर देते हैं। ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज, उन अथॉरिटीज का जिन अथॉरिटीज के करने से ये सही होता हो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए भी हम लेटर लिखते हैं। एनकरेज रिस्पॉन्सिबल एक्शन, इन सारी चीजों को करने के लिए हम लेटर लिखते हैं। चलिए अब समझते हैं सीबीएसई फॉर्मेट एट ए ग्लांस। सीबीएसई लेटर को लिखा कैसे जाए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? तो सबसे पहली चीज है बच्चों कि इट मस्ट कंटेन सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहली चीज जो है, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं बच्चों कि जब आप कभी भी लेटर लिखें सीबीएसई फॉर्मेट में तो ध्यान रखिएगा कि आप जब ऐसे करके लाइन खिंची होती है लेफ्ट साइड में, आप जब भी लेटर लिखें तो लेटर लिखने पर ये ध्यान रखेंगे कि आपको जस्ट लेफ्ट से लिखना शुरू करना है। एक फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में अगर आपने यहाँ से टू द एडिटर लिखना शुरू किया है तो आप नीचे तक जितनी भी सारी की सारी लाइंस है टू द एडिटर और ये सब कुछ जो लिखेंगे वो उसी लाइन से लिख उसी लेटर से लिखना शुरू करेंगे जो लेटर जहां से आपने पहला लिख दिया है। सपोज मैंने टू लिख दिया तो टू के नीचे ही दूसरा तीसरा फिर ऐसे करके मुझे कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे उसकी सिमेट्री बनी रहती है जिस फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है। तो सबसे पहली चीज जो हमें लिखनी होती है लेटर में, वो सबसे पहली चीज है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस क्या होता है? जो भेजने वाला है, द पर्सन हु इज सेंडिंग द लेटर, जो सेंड कर रहा है। तो ये कई बार जो सेंडर का एड्रेस होता है ये कई बार दिया रहता है। अगर दिया हुआ है तो फार बेटर, अगर नहीं दिया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में आपको एक इमेजिनरी एड्रेस लिखना है। अपना कोई भी सही एड्रेस नहीं लिखना है, ना कोई भी काल्पनिक एड्रेस आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आगे जब हम दूसरी चीज इसमें देखते हैं तो सेकंड चीज जो है वो लिखी जाती है डेट। आप जैसे सेंडर्स का एड्रेस लिख सकते हैं। सेंडर का एड्रेस हो गया 123, है ना? कोई सी भी स्ट्रीट, काली स्ट्रीट, ऐसे करके हमने एड्रेस लिख दिया। एंड देन वी आर सेइंग कहाँ का ये एड्रेस है, ये सपोज करिए गाजियाबाद का कोई एड्रेस है तो हमने लिख दिया गाजियाबाद। ठीक है, अब गाजियाबाद यहाँ से हमने लिखने के बाद में क्या होगा कि हम एक लाइन का गैप हमेशा दें। इससे क्या होता है कि जो आपका लेटर है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। जब आप डेट लिखें तो सेंडर एड्रेस और डेट के बीच में एक लाइन का गैप कर दीजिए, जिससे आपका लेटर बहुत सुंदर दिखाई देता है। अब आपने डेट लिख दी, यानी डेट सपोज करिए आज डेट है 15 अगस्त 2026, ये आपने डेट लिख दी। एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप लिख दीजिए। कोशिश करिए कि आप मंथ का नाम लिख दें, जैसे 15 अगस्त 2026। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद में देन यू हैव टू राइट द रिसीवर एड्रेस। रिसीवर कौन है? रिसीवर वो व्यक्ति है जिसको हम लेटर भेजना चाह रहे हैं। तो इस केस में जो हमारा रिसीवर है वो कौन है? द एडिटर है। कौन है? एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर मैगजीन। उसका नाम भी दिया रहता है, कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जब, तो उसमें नाम भी दिया रहता है। अब इसके बाद में एक लाइन हम फिर से ड्रॉप करेंगे, एक लाइन फिर से छोड़ देंगे और एक लाइन छोड़ने के बाद में हम क्या लिख देंगे? रिसीवर का एड्रेस लिख देंगे। इसके बाद में जब रिसीवर का एड्रेस आपने लिख दिया तो रिसीवर के एड्रेस के बाद में फिर से एक लाइन छोड़िए, एक लाइन का गैप करिए और फिर से आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? आप ध्यान रखिए, किसी भी जब लेटर को हम लिखते हैं तो वो किसी विषय के बारे में लिखा जाता है, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में लिखा, तो वो प्रॉब्लम जो है आपको एक लाइन में फ्रेम करनी होती है और उसको एक लाइन में फ्रेम करके आपको सब्जेक्ट की जगह लिखनी होती है, ताकि जो रीडर है वो समझ सके कि ये किस समस्या के बारे में लिखा गया है। तो आपको सब्जेक्ट जो लिखना है एक लाइन में लिखना है, छोटी लाइन में लिखना है और क्रिस्प होना चाहिए, बिल्कुल डिफाइनिंग होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल डिफाइन करता हो। ठीक है ना? अब नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन से मतलब क्या होता है? सैल्यूटेशन मीन्स व्हेन यू से सर और मैडम, दैट इज कॉल्ड सैल्यूटेशन। तो आप क्या लिखेंगे? लाइन का गैप फिर से करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में एक लाइन का गैप फिर से करेंगे और फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सैल्यूट सर और मैम, डियर सर और डियर मैम।
ठीक है। नाउ कमिंग नेक्स्ट, यहां से लिखने के बाद में अब हम पहुंच जाते हैं अपने लेटर की मेन बॉडी पर। कहां पहुंच गए हम? मेन बॉडी। मेन बॉडी से मतलब है जहां पर हम अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब कर रहे होंगे। अब प्रॉब्लम क्या क्या होंगी आप मान के चलिएगा, जो भी प्रॉब्लम है सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर मेन कंटेंट और इश्यू पर आते हैं, उसके बाद में सजेशंस एंड सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, और फिर कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। फिर एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सेंडर्स नेम। ये सेंडर्स का नेम भी जो होता है कई बार क्वेश्चंस में दिया रहता है, या तो वहां से पिक करिए, और यदि दिया नहीं रहता है तो प्लीज नेवर राइट योर नेम। आपका नाम कभी भी आपको नहीं लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए जरा, राइटर राइट द सेंडर्स एड्रेस एट द टॉप लेफ्ट। आपको किधर लिखना है? टॉप साइड लेफ्ट। मैंने अभी बताया था कि जहां से हम शुरू कर रहे हैं सेंडर का एड्रेस, वहीं से, जैसे ये दिखा हुआ है, जिससे हमने एक एग्जांपल लिया है 45 शास्त्री नगर मेरठ उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अपना नाम मत लिखिए। यूज अ फिक्शनल एड्रेस इन द एग्जामिनेशन। कोई भी एक इमेजिनरी या फिक्शनल आपको एड्रेस यूज करना है। अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स। कोई भी ऐसी डिटेल नहीं डालनी है जो अननेसेसरी है, जिसका कोई यूज नहीं बनता है। इंपॉर्टेंट और क्रिस्प चीजें आपको इसमें लिखनी होती है। इसके बाद में मैंने कहा था कि टेक वन लाइन गैप एंड देन अगेन राइट डाउन द डेट, है ना, राइट द डेट जस्ट बिलो द सेंडर्स एड्रेस। ठीक उसके नीचे एक लाइन का गैप करते हुए हम क्या लिख देंगे? डेट लिख देंगे, 10 अगस्त 2026 ऐसे कर, है ना। टिप्स, यूज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट टू एंड अवॉइड अननेसेसरी एब्रिविएशंस। जैसे मैंने लिखा है 10 अगस्त 2026, तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार ऐसा लिख देते हैं, ए यू जी लिख करके छोड़ दिया। बट नेवर डू दिस। ऑलवेज राइट कंप्लीट, AUGUST अगस्त, बिकॉज दिस इज द स्पेलिंग। तो आपको कंप्लीट स्पेलिंग लिखनी है, अननेसेसरी एब्रिविएशंस का यूज नहीं करना है। आगे चलते हैं। अब तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो तीसरे नंबर पे फिर से एक लाइन का गैप करेंगे, और हमको रिसीवर का एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है? रिसीवर्स एड्रेस। फॉर अ लेटर टू एडिटर राइट द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। अब हमने क्या किया, हमने जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उसका रेफरेंस यहाँ पर ले लिया है। जनरली डू नॉट राइट नीड टू राइट द एडिटर्स पर्सनल नेम। हम पर्सनल नेम नहीं लिखते एडिटर का, सिर्फ हम उसका डेजिग्नेशन लिखते हैं टू द एडिटर, है ना। ऐसा कहीं नहीं होता है कि हम किसी एडिटर का नाम लिखें कि कोई एडिटर है हम उसका नाम लिख दें। नो, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नीडेड एट ऑल। आगे चले तो हमने सब्जेक्ट लिखा। तो सब्जेक्ट हमने लिखा कि राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन इन सिटीज। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो अपना लेटर लिखने वाले हैं वो किस बारे में लिखने वाले हैं। हम कह रहे हैं कि राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन इन सिटीज, शहरों में प्लास्टिक पॉल्यूशन की बढ़ती हुई समस्या। तो अब एक लाइन से हमें पूरी तरह से समझ में आ गया कि हम किस बारे में लेटर लिखना चाहते हैं, तो ये सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट हम, तो हमने कहा कि सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या लिखेंगे हम? सर या मैडम लिखेंगे। अवॉइड, अब इसमें क्या चीजें अवॉइड करनी है? इनफॉर्मल एक्सप्रेशन सच एज, अच्छा चूंकि बच्चे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो उनके वहां पर वो क्या यूज करते हैं? डियर फ्रेंड यूज करते हैं, कई बार हाय यूज करते हैं, कई बार हेलो यूज करते हैं। तो दीज आर इनफॉर्मल थिंग्स टू यूज इन अ लेटर। कभी भी आपको सैल्यूटेशन करते समय ऐसा नहीं लिखना है। आपको हमेशा ये लिखना है सर ऑब्लिक मैडम। सर हैं तो सर लिख दीजिए, और मैडम हैं तो मैडम लिख दीजिए, और आप कंफ्यूज हैं तो आप दोनों लिख सकते हैं। जिसको जो चाहिए वो रख लेगा। थैंक यू। अब ओपनिंग पैराग्राफ। ओपनिंग पैराग्राफ में क्या होता है? द ओपनिंग शुड इमीडिएटली इंट्रोड्यूस द इशू। ये जो ओपनिंग पैराग्राफ है इसको सबसे पहले समस्या इसी को डिस्क्राइब कर देनी चाहिए। इंक्लूड व्हाट द प्रॉब्लम इज, क्या प्रॉब्लम है, व्हाई यू आर राइटिंग, क्यों लिख रहे हो आप, व्हाई दिस द इशू डिजर्व्स अटेंशन। इस इशू का मतलब इस पे, इसकी तरफ ध्यान भी क्यों जाना चाहिए भाई, क्यों हम लिखें एक लेटर, क्या जरूरत है इस इशू पे की बात करने। तो आप, मैं बता देता हूं कि जब आप एक लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा, हमेशा ज्यादातर केसेस में हमको सिर्फ यही लाइन लिखनी होती है। क्या? थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। इस लाइन को रट लीजिए, याद कर लीजिए, आप पूरी तरह से लेटर लिखना सीख जाएंगे। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ अटेंशन टू द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन इन अ सिटी। क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि हम किसके बारे में लेटर लिख रहे हैं, तो राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन इन सिटीज, तो हम उस बारे में लिख रहे हैं। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप यहां से अटेंशन टू द, यहां से आगे आप अपना टॉपिक कुछ भी बदल सकते हैं, जो भी आपको करना है। अगर कोई दूसरे तरह का लेटर लिखना है तो दूसरे तरह की प्रॉब्लम को हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। अब ये क्या है?
ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा हमने सब्जेक्ट लिखा था। तो यहाँ पर यहाँ तक लेटर लिखने में आपको बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये लाइन आपको बार-बार रिपीट करनी है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन इन अ सिटी। आगे चलते हैं। अब बॉडी पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है? एक्सप्लेन द इश्यू क्लियरली, इंक्लूड। अब आपको क्या करना है, जब आप लेटर लिख रहे हो तो उसमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या कॉजेज हैं, भाई किससे ऐसा हो रहा है, प्लास्टिक पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है हमारे ऊपर प्लास्टिक पॉल्यूशन का। अब ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, आप किसी भी दो या तीन हार्मफुल इफेक्ट्स को पकड़िए और आप उनके बारे में लिख दीजिए। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, पीपल कितने प्रभावित हुए इससे, रेलेवेंट एग्जाम्पल्स और ऑब्जर्वेशंस क्या है, आप क्या देख रहे हो चारों तरफ, क्या लोग उसी से किस तरह से बीमार हो रहे हैं, किस तरह के पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है, किस तरह की दवाइयों का कंजप्शन बढ़ रहा है, उसे हम पता लगा सकते हैं। रिमेंबर, स्टे फोकस्ड ऑन द टॉपिक। आपको अपने टॉपिक पर बने रहना है, इधर उधर नहीं जाना है, ये ध्यान रखना। आपको बिल्कुल अपने टॉपिक को पकड़ के रखना है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर, सजेशन या सॉल्यूशन। अब आप क्या करेंगे, जब आप सॉल्यूशन या सजेशन की बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है लेटर का। आप इसमें क्या करेंगे, सजेस्ट प्रैक्टिकल रियलिस्टिक मेजर्स। आप कोई समस्या बता रहे हैं और आपको लगता है कि आप उसका समाधान भी बता सकते हैं, तो आप समाधान भी आपको रखना है। लेकिन वो समाधान बिल्कुल प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैग्मेटिक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप कोई फैंसी बात करें या कोई ऐसी बात हो जिसको कर पाना ही असंभव हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। आप किसी भी चीज के लिए मान के चलिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात करें तो हम पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं, स्कूल्स में चला सकते हैं, बच्चों को अवेयर कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि अपने पेरेंट्स को बताएं। स्ट्रीट्स पर हम नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, प्लस हम पोस्टर्स लगा सकते हैं, बैनर्स लगा सकते हैं उनको अवेयर करने के लिए। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, यानी कानूनी रूप से हम कानून को अगर कहें तो कानूनी रूप से हम स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं लॉज का। बेटर सिविक फैसिलिटीज, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बाय सिटीजन, ये सारी की सारी चीजें करा सकते हैं हम इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है एक छोटी सी, आप उसको जब पूरा खत्म कर रहे हो लेटर को, तो उसमें क्या करना है, आपको एक अपील करनी है। वो अपील छोटी होनी चाहिए। होप फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन, किसी भी अप्रोप्रिएट एक्शन की बात करें, रिक्वेस्ट टू कंसर्न अथॉरिटीज। एग्जांपल, आई होप दैट योर न्यूज़पेपर विल हाईलाइट दिस इशू एंड एनकरेज द कंसर्न अथॉरिटीज टू टेक द इमीडिएट एंड इफेक्टिव मेजर्स। अब ये ऐसी कॉमन लाइन है, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं भाई। I hope that your newspaper will highlight this issue and encourage the concerned authorities to take the immediate and effective measures. तो कंक्लूजन लिखते समय आप इस लाइन को याद कर सकते हैं, बीच में आपको 2, 4, 6, 8, 10 लाइन जो देनी है वो आप लिख दें। अब एक क्वेश्चन उठता है कि भाई हम इस लेटर को, कई बार ऐसा आता है कि वर्ड लिमिट 120 वर्ड से 150 वर्ड्स में, 100 वर्ड से 125 वर्ड्स तक आप इस लेटर को लिखिए। तो सर हम, एक क्वेश्चन बनता है बच्चों के मन में कि हम वर्ड्स कैसे गिने। तो बेटा वर्ड्स गिनने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, जो हम भी करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि एक लाइन में लगभग ऐसा माना जाता है ऑन एन एवरेज कि 5 वर्ड्स आते हैं। हमें अगर देखना है कि हमारे लेटर में 120 लाइन्स होनी चाहिए, तो हमें कम से कम मेन बॉडी की 20 लाइन्स लिखनी होंगी। कितनी लाइन्स लिखनी होंगी? 20 लाइन्स। तो 20 इंटू 6, 20 इंटू 5, 100 हो गए। अब हमें कितना चाहिए? हमें और लाइन्स चाहिए, तो हम और लिख देंगे। मतलब एक लाइन में 5 वर्ड्स आते हैं। तो इससे मतलब 10 लिखे तो हमने 50 लिखे, 20 लिखी तो 100 लिख दिए, और बढ़ा दी तो 110 हो गए, और 24 लिख दी तो 200 हो गए। तो 24 लाइन्स मतलब हमने लिख दी, सॉरी 120 हो गए, 24 लाइन्स लिख दी। ऐसे करके हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारी क्या हो जाएंगी, हमारी लाइन्स पूरी हो जाएंगी। लेकिन आपको सबसे मेजर बात जो याद रखनी है, वो याद रखनी कि एक लाइन में सिर्फ कितने वर्ड्स आते हैं? 5 वर्ड्स को माना जाता है कि ऑन एन एवरेज 5 वर्ड्स आते हैं। उसी हिसाब से गिन करके उन पर मार्किंग की जाए। अब आप क्या करते, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या है? योर्स फेथफुली XYZ। इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा था पहले ही आपको कि जब आप लेटर को सब्सक्राइब करें या उसका कंक्लूड करें, या जब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं, तो आपको एक इमेजिनरी नाम लिखना है। लेकिन यहाँ पर फिक्शनल नाम तो नहीं दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, XYZ लिख दिया। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको कोई नाम नहीं दिया गया है, तो आप क्या लिख दीजिए, राइट सिंपली XYZ। Important, don't use your real name in a CBSE examination unless specifically instructed। जब तक आपको कहा ना जाए ऐसा करने के लिए, अगर कहा गया है तो जरूर करिए। अब कंप्लीट फॉर्मेट फिर से देखते हैं हम, कंप्लीट फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले देखेंगे तो सेंडर का एड्रेस आया,
दूसरे नंबर पे देखेंगे तो डेट आई, तीसरे नंबर पे देखेंगे क्या आया, तीसरे नंबर पे आया द एडिटर, चौथे नंबर पे आया नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, फिर सिटी आई, फिर सब्जेक्ट आया, फिर सर और मैडम आया, फिर पैराग्राफ आया, इंट्रोडक्शन प्लस पर्पस पैराग्राफ, प्रॉब्लम प्लस कॉज ऑब्लिक इफेक्ट्स पैराग्राफ, सजेशन प्लस अपील पैराग्राफ एंड योर्स फेथफुली एक्स वाई जी। तो इस तरह से हम किसी भी पूरे लेटर को लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अ सिंपल वे टू रिमेंबर द पैराग्राफ फॉर्मूला के थ्री पैराग्राफ फॉर्मूला है और वो क्या है, P1 प्रॉब्लम, P2 P1 पर्पस, P2 प्रॉब्लम एंड P3 प्रपोजल। यानी ट्रिपल पी फॉर्मूला आप याद रखिए। द थ्री पैराग्राफ फॉर्मूला क्या है, purpose, why are you writing this, problem, what is the issue, what are its causes and effects, and P3 proposal, what should be done, what action do you expect, remember triple P। तो आप ट्रिपल पी याद रखेंगे तो पैराग्राफ को बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। भाई पहले पर्पस लिखना है, फिर प्रॉब्लम लिखनी है और फिर प्रपोजल लिखना है। ओपनिंग लाइंस कैसे आप कर सकते हो, किसी भी लेटर की ओपनिंग लाइंस क्या हो सकती हैं। Through the column of your esteemed newspaper, I wish to draw the attention to. I would like to highlight the growing problem of. I wish to express my concern regarding. I am writing to draw the attention of the concerned authorities towards. तो इस तरह की आप ओपनिंग लाइंस का यूज कर सकते हैं। Useful expression for the body. Yeah, the problem has become a matter of serious concern. The situation is becoming increasingly alarming. One of the major one of the major causes of this problem is the issue adversely affects. Immediate steps are required to address the situation. So these lines can be used in the body of the letter. Again, the authorities should take immediate steps to strict measures should be implemented to. There is an urgent need to. Public awareness campaigns should be organized and citizens should also be encouraged to. So these you may use common topics. आप देखिए कॉमन टॉपिक्स क्या हैं जिन पर बार बार लेटर्स आ रहे हैं। तो ट्रैफिक कंजेशन है, पॉल्यूशन है, स्टे एनिमल्स है, वाटर स्कैसिटी है, रोड सेफ्टी है, पुअर सैनिटेशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, साइबर क्राइम है, इंक्रीजिंग स्क्रीन टाइम अमंग चिल्ड्रन है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है एंड ड्रग अब्यूज है। सीबीएसई इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकती है, तो इस तरह के लेटर्स को भी आप तैयार कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए। पहली चीज तो ये है, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि इनफॉर्मल लैंग्वेज को यूज नहीं करना है। हाय, हेलो, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट टू बी यूज्ड इन ए फॉर्मल लेटर। मिसिंग सब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट मिस कर दिया तो ये मान के चलिएगा कि यू आर जस्ट गोइंग टू मिस द मार्क्स एज वेल। आपके मार्क्स भी मिस हो गए, आपके मार्क्स भी कम हो गए। आपने क्लियर पर्पस नहीं लिखा तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप बार बार किसी आइडिया को रिपीट कर रहे हैं। रिपीट करने से इन द सेंस है कि वो सेम ही चीज आप रिपीट कर रहे हैं ना, उसके पर्पस, प्रॉब्लम और इस तरह से मतलब बात नहीं कर रहे हैं जो एक कोहेरेंट मैनर में होनी चाहिए, तो भी मार्क्स कटेंगे। अनरियलिस्टिक सजेशंस, अगर आपने कोई ऐसा सजेशन दे डाला है जो अनरियलिस्टिक है, जो वास्तव में रियल नहीं है, तो उसके लिए भी आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेटिस्टिक्स, अब आपने बहुत ज्यादा ऐसी स्टेटिस्टिक्स का यूज कर दिया जो बहुत एक्सेसिव हैं, जिनका रेलेवेंट मतलब कोई रेलेवेंस प्रूव ही नहीं होता है, तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। राइटिंग इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इररिलेवेंट है, मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को, वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चन ऊपर से सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस एंड ऑल दैट वो कंप्लीट करते हुए लाते हैं और बीच में वो एक दो क्वेश्चन डाल देते हैं, जो पता चला पैराग्राफ का कुछ पार्ट डाल दिया या कुछ क्वेश्चन उसमें इंसर्ट कर दिए। उन्हें लगता है कि शायद टीचर पढ़ेगा नहीं, बट बेटा इट इज नॉट सो, द सिचुएशन इज नॉट सो। ऐसा होता ही नहीं है, हर टीचर लाइन टू लाइन पढ़ता है, वर्ड टू वर्ड चेक करता है ताकि आपके साथ में जस्टिस हो सके। यूजिंग अ पर्सनल टोन, कभी पर्सनल टोन का यूज मत करो। ऑलवेज कंसीडर योर सेल्फ द पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड यू आर स्पीकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ सोसाइटी। आप एक समाज के बारे में बात कर रहे हैं और समाज के लिए बात कर रहे हैं, तो आप कभी अकेले उस प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं हो सकते। ऑल द पीपल आर देयर एंड दे आर सफरिंग, तो कभी भी पर्सनल टोन यूज नहीं करनी है। और आपको क्लोजिंग तो बिल्कुल भी भूलनी ही नहीं है। फॉरगेटिंग क्लोजिंग मतलब आप क्या कर रहे हैं, अगर आप जो लेटर लिख रहे हैं और उसका क्लोज करना भूल गए क्लोजिंग बाद में, तो क्या होगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लैंग्वेज एंड टोन, कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसी लैंग्वेज टोन होनी चाहिए, तो ध्यान करिएगा।
देखिए, यूज़ लैंग्वेज दैट इज़ फॉर्मल होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए, पर्सुएसिव होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर होनी चाहिए, कंसाइंस होनी चाहिए। क्या अवॉइड करना चाहिए? स्लैंग। स्लैंग ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ स्टैंडर्ड इंग्लिश में नहीं किया जाना चाहिए। कैजुअल एक्सप्रेशंस का यूज़ नहीं होना चाहिए। इमोशनल एक्सेजरेशन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करिएगा। ठीक है? आगे चलते हैं। हाउ टू स्कोर बेटर। अब सबसे बड़ी बात आती है, हमने इतना बड़ा लेटर लिख लिया है, अब इसमें बेटर कैसे स्कोर करें? तो आपको 5C का फॉर्मूला याद रखना है। तो 5C का फॉर्मूला क्या है? करेक्ट फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, कोहेरेंट आइडियाज, कन्विंसिंग सजेशंस एंड करेक्ट लैंग्वेज। ये 5C का फॉर्मूला आप याद रखिए, ताकि आप किसी भी लेटर को जब लिखें तो आप इन 5C को याद रखते हुए लेटर लिखें। यानी पहला, करेक्ट फॉर्मेट। फॉर्मेट करेक्ट होना चाहिए, क्लियर कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि जो बिल्कुल एकदम क्लियरली समझ। कोहेरेंट आइडियाज, आइडियाज एक दूसरे के साथ में मैच करना चाहिए, उनका तालमेल होना चाहिए। कन्विंसिंग सजेशंस, ऐसे सजेशन हो जिनसे आप कन्विंस होते हो, ऐसी बात ना हो जिनसे कन्विंसिंग आइडियाज या वो ऐसा ना लगे कि कन्विंसिंग नहीं है। करेक्ट लैंग्वेज, भाषा सही होनी चाहिए। आगे चलते हैं। क्विक चेकलिस्ट। आप क्विक चेकलिस्ट में क्या है? सेंडर का एड्रेस होता है, डेट होती है, रिसीवर्स का एड्रेस होता है, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम एक्सप्लेन्ड, causes and effects, solutions, conclusion, complimentary close, word limit, grammar and spelling. All these things are to be checked. Okay? So बच्चों, thank you so much. I hope you must have enjoyed this chapter, this video.